नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्ट्स इंजीनियर। दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर पाचन तंत्र पर हमारी बॉडी में क्या फ़र्क पड़ता है, हमारी एक्सरसाइज करने पर उस सिस्टम में क्या फ़र्क पड़ता है। देखते हैं इस वीडियो में क्या है। पाचन तंत्र का प्राथमिक कार्य यांत्रिक रूप से और एंजाइमों के उपयोग से भोजन को तोड़ना है। सबसे जो इसका प्राइमरी काम है, प्राइमरी वर्क इसका क्या होता है, टू ब्रेक डाउन फूड। हमारे जो फूड है या फिर भोजन है उसको तोड़ने का काम करता है। अब अगर खाने को तोड़ने की बात करें तो मान लीजिए आपने इतना बड़ा कोई टुकड़ा मुंह में लिया है, तो मुंह में जब टुकड़ा लिया है आपका दांत है वो उसको तोड़ने का काम करेगा। तो जब दांत तोड़ने का काम करते हैं उसको हम मैकेनिकली बोलते हैं। मैकेनिकली मतलब आप खुद से उस काम को कर रहे हो। और कुछ हमारे जो एंजाइम्स होते हैं बॉडी के अंदर वो उस खाने को तोड़ते हैं। इसलिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खाने को तोड़ने का काम करता है। इससे हमें क्या होती है, हमारी जो कोशिकाएँ हैं, हमारे जो सेल्स हैं, उनमें वृद्धि होती है, उनकी ग्रोथ होती है और मेंटेनेंस का काम भी हमारी बॉडी के अंदर होता रहता है। रिपेयरिंग हमारी बॉडी के अंदर चलती रहती है डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प से, क्योंकि हमारी बॉडी में एक टाइम पर बहुत सारी सेल्स मरती हैं, बहुत सारी सेल्स नई पैदा हो जाती हैं। तो उनके लिए हमें क्या चाहिए, खाना चाहिए, फूड चाहिए। उस फूड को तोड़ने का काम और हमारी बॉडी को एनर्जी देने का काम डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। इसमें बड़ी संख्या में अंग और प्रक्रियाएँ होती हैं। बहुत सारे इसमें ऑर्गन्स हमारे काम करते हैं। बहुत सारे शरीर के अंग इसमें काम करते हैं और इसकी जो प्रोसेस होती है, एक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है, जो हमारे भोजन को छोटे-छोटे अणुओं में तोड़ने के संयुक्त कार्यों के साथ होती हैं। मतलब ये सारे जो ऑर्गन्स हैं, सारे हमारे शरीर के अंग हैं, वो सभी मिलकर इस काम को करते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है या फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिससे कि हम किसी काम को कर पाएँ। पोषण संबंधी उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। पोषण संबंधी मतलब जब भी हम कोई काम करते हैं, उनके लिए जो एक्स्ट्रा हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिशनल पर्पज़ के लिए हम फूड को इनटेक करते हैं। ये सारी बातें हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर देखते हैं। ये देखिए, हमारे जो पाचन तंत्र है उसके ये अंग होते हैं। कौन-कौन से हैं? हमारा मुँह, ग्रसनी, ग्रासनली, पेट, छोटी आँत, बड़ी आँत, मलाशय और गुदा। ये सारे इंग्लिश में आप इनको देख सकते हो। माउथ से लेकर एनस तक। ये पूरे हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 हमारे कंपोनेंट हैं या फिर 8 ऑर्गन मुख्य रूप से काम करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में या फिर पाचन तंत्र के अंदर। ये कहाँ-कहाँ पर होते हैं इनको आप पहले इस डायग्राम में देख लीजिए। सबसे पहले हमारा जो माउथ है, यहाँ से हम खाने को अंदर लेकर जाते हैं। इसके बाद में फेरिंक्स है। फेरिंक्स आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी देखा होगा और ये यहाँ पर भी है। इसलिए दोनों जगह पर काम करता है फेरिंक्स। इसके बाद में खाना हमारा ईसोफेगस में जाता है। ये है ईसोफेगस। ये जो पाइपलाइन है इसको ईसोफेगस बोलते हैं। इसके बाद में खाना कहाँ पर आएगा? हमारे स्टमक में आएगा, इसको हम पेट बोलते हैं। स्टमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन। ये रही स्मॉल इंटेस्टाइन। ये वाली स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। इसके बाद में खाना हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा और फिर रेक्टम में जाकर नीचे एनस में जो वेस्ट है वो हम निकाल देते हैं। ये पूरी प्रोसेस होती है डाइजेस्टिव सिस्टम में। सभी जो हमारे ऑर्गन हैं इनको हम डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, मुँह या फिर माउथ की बात करते हैं। यह यू आकार की एक संरचना होती है। कौन-सा आकार होता है इसका? यू शेप की एक संरचना है। ये देखिए, यू शेप्ड स्ट्रक्चर। वेस्टिब्यूल इसके अंदर क्या होते हैं? ये जो नाम है इनको हम देखने वाले हैं, जो हमारे माउथ के अंदर पाए जाते हैं। वेस्टिब्यूल्स एक आउटर पार्ट है, लाइज़ बिटवीन लिप्स और टीथ। हमारे जो होंठ हैं और हमारे जो दाँत हैं, उनके बीच में जो पार्ट है उसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। ये देखिए यहाँ पर दे भी रखा है। होठों और दाँतों के बीच में स्थित होता है ये बाहरी भाग। तालू क्या होती है? ये मुख गुहा की छत बनाता है। क्या बनाता है? इट फॉर्म्स, इफ है, इफ नहीं है, इट है। इट फॉर्म्स द रूफ ऑफ माउथ कैविटी। आपका जो मुँह है, मुँह के यहाँ पर ऊपर भी दाँत है, नीचे भी दाँत है। तो दाँत, ये दोनों साइड दाँत हो गए मान लो। तो दाँतों के जो बीच में ऊपर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं पैलेट। टीथ आपको पता ही है, परमानेंट टीथ हैं वो 32 होते हैं और टेम्परेरी होते हैं 20। इसमें इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर, इन सभी के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन यहीं से हमें देखने को मिलते हैं। प्रीमोलर कितने होते हैं? 2। मोलर कितने होते हैं? 3। कैनिन 1। इंसीजर 2। इस तरीके से आप इनको ध्यान में रखिए। द सेट ऑफ परमानेंट टीथ इज कंप्लीटेड एट द एज ऑफ 12 ईयर्स। 12 साल की एज में क्या होते हैं, परमानेंट जो हमारे टीथ हैं या फिर दांत हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। डिफरेंट एंजाइम
होते हैं और इनके अलग अलग एक्शंस होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स काम करते हैं। वो किस तरीके से काम करते हैं देखिए। एमाइलेज एंजाइम है, इज प्रेजेंट इन सलाइवा। हमारी जो लार होती है, सलाइवा के अंदर एमाइलेज एंजाइम होता है। ये आपसे पूछ सकते हैं कि एमाइलेज एंजाइम कहाँ पर होता है, तो आपको बता देना है हमारी सलाइवा में होता है। ये काम क्या करता है ये भी हमें पता होना चाहिए। इट कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू माल्टोस, ये इसका काम है। स्टार्च को माल्टोस में बदलने का काम करता है एमाइलेज। इसके बाद में जो पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम है वो कन्वर्ट करते हैं प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में। प्रोटीन को वो एमिनो एसिड्स में तोड़ देते हैं। कौन से? पेप्सिन और ट्रिप्सिन। इसके बाद में एक लाइपेज एंजाइम भी होता है। लाइपेज क्या करता है? फैट को फैटी एसिड्स में ब्रेक डाउन कर देता है या फिर कन्वर्ट कर देता है। रेनिन क्या करता है? प्रोटीन इन मिल्क, दूध में जो प्रोटीन होता है उस पर काम करता है रेनिन। इस तरीके से ये सारे जो एंजाइम है इनको हमने देखा है। इसके बाद में जो हमारी स्लेवरी ग्लैंड्स हैं वो 6 होती हैं। स्लेवरी ग्लैंड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं ये आप देख लीजिए। लार ग्रंथियां होती हैं। कितनी होती हैं? ये 6 टाइप की होती हैं। सबसे पहले देखिए पैरोटिड, डक्ट कॉल्ड स्टेनसन्स डक्ट एंड इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। सबसे जो बड़ी ग्लैंड होती है ये इसी ग्लैंड को हम बोलते हैं, क्या होती है? स्टेनसन वाहिनी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारी ग्लैंड है वो क्या है? सब मैंडिबुलर ग्लैंड। एक है सब लिंगुअल, इट इज द स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। इसका मतलब ये हो गया इस ग्लैंड के अंदर से क्या जाता है? हमारा सलाइवा जाता है और ये सबसे छोटी ग्लैंड हमें देखने को मिलती है। सलाइवा क्या होता है? हमारी जो लार है वो एल्कलाइन एक फ्लूइड होता है। इसके अंदर क्या होता है? 99% तो पानी होता है। और लार की अगर पीएच पूछें तो 7.2 इसकी पीएच होती है। पीएच वैल्यू आपको पूछ सकते हैं सलाइवा की कितनी होती है। और आपसे पूछ सकते हैं कि हमारी सलाइवा या फिर लार के अंदर पानी की मात्रा कितनी होती है, तो 99% उसके अंदर पानी पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं अन्न प्रणाली या फिर भोजन नली को, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इसोफेगस या फिर फूड पाइप बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर से ही फूड हमारी स्टमक में जाता है। इट इज़ 20 टू 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, 20 से 25 सेंटीमीटर ये लंबी होती है। इसका आपको ध्यान रखना है। इट लाइज बिहाइंड द विंड पाइप। विंड पाइप मतलब ट्रैकिया के पीछे होती है। हमने देखा था NPLT, तो ट्रैकिया यहाँ पर आ गया। ट्रैकिया के पीछे क्या होती है? ये ईसोफेगस होती है। आगे ट्रैकिया है और पीछे इसके ईसोफेगस है। इट कंटेन्स स्पिंचर मसल विच प्रिवेंट्स स्टमक एसिड फ्रॉम बैक फ्लोइंग इनटू ईसोफेगस। स्पिंचर मसल्स इसके अंदर पाई जाती हैं। ये क्या काम करती हैं? ये जो मसल्स हैं, जो स्टमक का हमारा एसिड है उस एसिड को ऊपर आने से वो रोकती हैं। इसके बाद देखिए डिग्लूटेशन, एक्ट ऑफ स्वेलोइंग, कन्वर्टिंग फूड इनटू राउंड मास कॉल्ड बोलस। इसको हम बोलस बोलते हैं। जो भी हमारा फूड है ये देखिए यहाँ पर दे रखा है, भोजन को गोल द्रव्यमान में परिवर्तित करना जिसे बोलस कहा जाता है। जब हम निगलते हैं इसको इसको हम बोलस बोलते हैं। जब भी हम कोई खाना खाते हैं इस खाने को राउंड शेप में चेंज कर देता है, इसको बोलस बोला जाता है। देयर इज ए फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस के बारे में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो वीडियो था उसमें भी डिस्कस किया था। ये क्या करता है? प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग इनटू विंड पाइप। विंड पाइप के अंदर जाने से एपिग्लोटिस रोकता है। ये जो पाइप है यहीं से ही हमारी एयर आती है और यहीं से हमारा फूड आता है। तो एपिग्लोटिस क्या करता है? फूड और एयर को दोनों को अलग अलग करता है। अलग अलग करने का काम एपिग्लोटिस करता है। फूड ट्रेवल्स डाउन द इसोफेगस थ्रू ए सीरीज ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस कॉल्ड पेरिस्टेलेसिस। ये आपको ध्यान में रखना है। आपसे पूछ सकते हैं कि पेरिस्टेलेसिस क्या है? तो जो हमारा फूड है वो इसोफेगस, मतलब आपका ये यहाँ पर इसोफेगस हो गया। तो ये इसोफेगस से जब फूड आपका धीरे धीरे नीचे जाता है, ये नीचे आपका फूड जा रहा है, ये जो नीचे जाने की प्रोसेस है कॉन्ट्रैक्शन, मतलब अब ये एक बार ये कम हो रहा है, एक ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो धीरे धीरे ये भींचता चला जाता है। भींचता मतलब जैसे कि आपके सामने कोई एक गुब्बारा पड़ा है, गुब्बारे को जब आप प्रेस करोगे तो फूट जाएगा, लेकिन यहाँ पर फूटता नहीं है। ये धीरे धीरे यहाँ से कंप्रेस होता चला जाता है। तो जैसे ही कंप्रेस होगा तो फूड धीरे धीरे नीचे जाना शुरू हो जाता है और ऐसे ये फूड नीचे चला जाता है। इसी प्रोसेस को हम पेरिस्टलेसिस बोलते हैं। ये बात हो गई हमारी ईसोफेगस के बारे में। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं पेट के बारे में, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं स्टमक। स्टमक देखिए जे शेप का एक ऑर्गन होता है, ऐसा हमारा स्टमक या फिर पेट पाया जाता है। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम ईसोफेगस। अब हम ईसोफेगस तक पहुंच चुके हैं, तो जो फूड ईसोफेगस से आएगा उसको ये रिसीव करता है एंड दिस सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। आपसे पूछ सकते हैं गैस्ट्रिक जूस हमारे कहाँ बनते हैं,
तो गैस्ट्रिक जूस हमारे स्टमक में बनते हैं। इसके बाद में गोबलेट सेल्स इसमें पाई जाती हैं। कौन सी सेल हैं? गोबलेट सेल्स। ये कोशिकाएं म्यूकस उत्पन्न करती हैं जो पेट को अपने आप पचने से रोकता है। द सेल्स प्रोड्यूस म्यूकस। ये म्यूकस क्या काम करता है? हमारा जो स्टमक है उसकी लेयर पर अंदर की जो उसकी परत है यहाँ पर जमा हो जाता है। इससे क्या होता है? हमारा जो पाचन तंत्र है वो हमारी जो स्टमक की दीवारें हैं उनको नहीं खाए। नहीं तो आप जैसे कि कई लोग नॉनवेज भी खाते हैं, नॉनवेज खाने से नॉनवेज को हम पचा लेते हैं, तो हमारा जो स्टमक है वो भी तो नॉनवेज ही है, उसको क्यों नहीं पचाता? उसको बचाने का काम गोबलेट सेल्स करती हैं, गोबलेट कोशिकाएं करती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में पेराइटल सेल्स हैं, ये क्या करते हैं? HCl। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, बहुत ही तकड़ा एसिड होता है। अगर आपकी हड्डियों पर, मान लीजिए आपकी ये हड्डी है, यहाँ पे अगर ऊपर HCl को रख दिया तो ये हड्डी के बीच से निकल जाएगा, इतना ये ताकतवर होता है। लेकिन ये हमारे शरीर में क्यों होता है, हमारे स्टमक में क्यों पाया जाता है? क्योंकि विच किल्स द जर्म्स, जर्म्स इन द फूड। फूड के अंदर जो भी हमारे खराब पार्टिकल्स हैं उनको नष्ट करने का काम करता है, कीटाणुओं को मारने का काम करता है। ये HCl हमारे जब खाना खाते हैं तो उसी के साथ ही आता है। पेप्टिक या फिर चीफ सेल्स हैं, वो क्या करती हैं? पेप्सिनोजिन और इनएक्टिव प्रोटीन, ये निष्क्रिय प्रोटीन होता है। पेप्सिन क्या होता है? यह एक एंजाइम है जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। जब हम प्रोटीन इंटेक करते हैं तो प्रोटीन को पेप्टोन में ये ब्रेक डाउन कर देता है। ये कौन करता है? पेप्सिन एंजाइम कर देता है। और इसके बाद में काइम। काइम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन स्टमक। स्टमक में जब हमारा खाना पच जाता है तो पचा हुआ खाने को हम क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। पेप्सिन ऑफ स्टमक, ट्रिप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स। हमने देख लिया था स्टमक के अंदर जो पेप्सिन होता है उसमें क्या है? ट्रिप्सिन कन्वर्ट करता है प्रोटीन को पेप्टोन में और फाइनली वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। नो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड ऑकर्स इन स्टमक। स्टमक के अंदर हमें फूड को एब्जॉर्ब करने की ताकत नहीं होती, फूड को एब्जॉर्ब नहीं करता, वो तोड़ना फोड़ना ही करता रहता है फूड को, कि फूड को ब्रेक डाउन कैसे करना है, फूड को कीटाणुओं से कैसे बचाना है, हमारी बॉडी पे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो जिससे कि खाना पचने के बाद दिक्कत हो। वो सारा काम स्टमक करता है, लेकिन फूड को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ, जब भी हम खाना खाते हैं, खाना खाते ही हमें ताकत नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी तक फूड अगर स्टमक में पड़ा है तो वो एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ है। तो फूड एब्जॉर्ब नहीं होगा, जब तक फूड को अवशोषित नहीं करेंगे तब तक ताकत कहाँ से मिलेगी? तो ताकत के लिए फूड को एब्जॉर्ब होना ज़रूरी है, इसलिए स्टमक में फूड एब्जॉर्ब नहीं होता। और देखिए इसमें क्या दे रखा है? एक्सेप्ट ग्लूकोज। ग्लूकोज और अल्कोहल ये दोनों एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अमाशय में ग्लूकोज को छोड़कर भोजन का कोई अवशोषण नहीं होता, लेकिन शराब और पानी का अवशोषण अमाशय में हो सकता है। शराब का भी हो जाता है और पानी का भी हो जाता है, क्योंकि जब हम पानी पीते हैं तो जब हमें प्यास लगती है और पानी पी लेते हैं, पानी पीते ही हमारी प्यास बुझ जाती है। लेकिन आप नोटिस करोगे, मान लीजिए आपने कोई खाना खाया, खाना खाते ही आपको पता नहीं लगेगा कि मेरा पेट भर गया नहीं भर गया, आपको थोड़े टाइम बाद में वो फील होगा। कई बार हम बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं, तो भूखे होने पर क्या होता है? हम पेट को पूरा ठूंस लेते हैं। वो कब पता लगता है? उसके 15 से 20 मिनट के बाद पता लगता है कि हमारा पेट तो भर चुका है। लेकिन पानी जब आप पीते हो तो 2 गिलास में पता लग जाएगा कि मुझे इतना ही पानी पीना है। और ग्लूकोज या फिर शराब और पानी लेते हैं, उनको तो एब्जॉर्ब कर लेता है स्टमक। इसके बाद में छोटी आंत या फिर जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, ये देख लेते हैं। पार्ट विच एक्सटेंड फ्रॉम पाइलोरिक एंड ऑफ स्टोमक टू कैकियम। ये देखिए यहाँ पे दे रखा है। अमाशय के जठर निगम सिरे से अंधनाल तक ये फैली होती है। ये हमने देखा भी था। कहाँ पर देखा था? ये देखिए यहाँ पर। ये कौन सी है? यह स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ से चल रही है और ऐसे इस तरीके से ये बनी हुई है और लास्ट तक ऐसे चलती रहती है। तो वापस हम यहाँ पर आ जाते हैं। किसकी बात कर रहे थे? छोटी आंत की या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की। अगर इसकी लेंथ पूछें तो ये 6.4 मीटर लॉन्ग होती है। 6 मीटर लॉन्ग होने का मतलब आप समझते हो 18 से 20 फीट के बीच में ये होती है हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन ये बॉडी में इस तरीके से ऐसे होती है, ऐसे होती है ये छोटी आंत। इसके 3 पार्ट होते हैं, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। इसमें सबसे बड़ा पार्ट होता है इलियम और सबसे छोटा होता है डिओडेनम। इन पार्ट के बारे में आपको इतना डीप में नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उनके 3 पार्ट कौन से या फिर कितने पार्ट में वो डिवाइडेड रहती है। इसकी आपको लेंथ पूछ सकते हैं, कई बार ये पूछी गई है। इसके बाद में इसके काम देख लेते हैं कि ये काम क्या करती है। तो छोटी आंत क्या होती है? जो हमारी आंतों का हिस्सा है, वह हिस्सा है जो
भोजन का 90% पाचन और अवशोषण यहाँ पर हो जाता है। 10% पेट और बड़ी आंत में होता है। देखिए, जो भी हम खाना खाते हैं उसको 90% डाइजेस्ट करने का काम कर लेती है और एब्जॉर्ब करने का काम हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाता है। बाकी का जो 10% बचता है, 10% जो बाकी का बचता है, वो स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन में उसका एब्जॉर्प्शन होता है। इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 90% जो खाना है उसको यहीं पर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है या फिर यहीं पर अवशोषित कर लिया जाता है। द मेन फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स फ्रॉम फूड। हम जो खाना खाते हैं, खाने के अंदर जो पौष्टिक तत्व होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं, उनको एब्जॉर्ब करने का काम करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसलिए सबसे मेन जो फंक्शन है ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का यही होता है। दिस इंक्लूड्स विली विच इंक्रीजेज द सरफेस एरिया इन स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ये देखो ऐसी ये शेप बनी हुई है, इस शेप के अंदर ये ऐसी कुछ विली टाइप की छोटी-छोटी ये होती हैं। ये क्या करती हैं? फूड को एब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं। यहाँ पर फूड है, इसको एब्ज़ॉर्ब कर लिया, यहाँ पर है, एब्ज़ॉर्ब कर लिया और यहाँ तक आते-आते बहुत ही कम खाना बचता है, क्योंकि खाने में जो भी इम्पोर्टेंट था, उसको एब्ज़ॉर्ब कर लिया। न्यूट्रिएंट्स थे, उसको अपने अंदर ले लिया इन्होंने। फिर थोड़ा बहुत बचता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जब जाएगा, 10% एब्ज़ॉर्प्शन वहाँ पर होगा और उससे पहले पानी जो हमने पिया था, वो कहाँ पर हो जाएगा? स्टमक के अंदर। इस तरीके से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो काम करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बड़ी आंत को। ये भी हमने देख लिया। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है? एक्सटेंड फ्रॉम द एंड ऑफ इलियम टू रेक्टम। इलियम से रेक्टम तक ये चलती है। इसकी जो लेंथ है वो होती है 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.5 मीटर लॉन्ग होती है ये। आपने एक फ़र्क देखा होगा, ये कितनी है? 1.5 मीटर है। ये कितनी है? 6.4 मीटर है। छोटी आंत लंबी है और बड़ी आंत छोटी है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब ये छोटे ही जगह में ऐसे सीमित हो जाती है। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन है, ये पूरा इसको कवर किया हुआ होता है, इसलिए इसकी लेंथ है वो कम है, लेकिन इसको बड़ी आंत हम बोलते हैं। इसमें सिकम, कोलन और रेक्टम होते हैं। क्या-क्या होते हैं इसमें? सिकम, कोलन और रेक्टम, इसके 3 पार्ट हैं। सबसे पहले सिकम को देख लेते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द सिकम आर टू एब्जॉर्ब फ्लूइड एंड सॉल्ट दैट रिमेन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द इंटेस्टिनल डाइजेशन। क्या काम करता है? उन तरल पदार्थों और लवणों को अवशोषित करता है जो आंतों को पाचन के पूरा होने के बाद रह जाते हैं। मतलब हमारी जो आंतें हैं या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन एब्जॉर्ब करने के बाद भी कुछ फ्लूइड्स या फिर तरल पदार्थ के साथ साथ कुछ लवण बच जाते हैं। जो बचते हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम कैकियन करता है। कोलन क्या करता है? द कोलन इज डिवाइडेड इनटू 3, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब ऊपर की साइड में, आंत आपकी ऐसे होती है ये। तो असेंडिंग मतलब ये ऊपर की साइड में हो गया और डिसेंडिंग मतलब नीचे की साइड में। और ये वाला कौन सा है? ट्रांसवर्स। इसको इस तरीके से आप समझिए। तो जो ये हमारा कोलन है, यही होता है, इसको बोलते हैं कोलन। रेक्टम क्या होता है? द मेन फंक्शन ऑफ द रेक्टम इज टू एक्ट एज टेम्परेरी स्टोरेज साइट और फीकल मैटर बिफोर इट इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनल कैनाल। जब हम वेस्ट को बाहर निकालते हैं, उससे पहले यहाँ पर कुछ हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो जमा हो जाता है, उसको रेक्टम में वो जमा होता है। उसके बाद में एनएस है। एनएस से हम क्या करते हैं? उस मल मूत्र को हम त्याग देते हैं या फिर वेस्ट मटेरियल को हम ट्रांसमिट कर देते हैं बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। एसेसरी ऑर्गन इन डाइजेशन क्या होते हैं? लीवर, बाइल डक्ट और पेनक्रियास। पेनक्रियास भी यूज में आता है और लीवर भी काम आता है उसमें। लीवर का क्या काम है वो देख लेते हैं। यकृत शरीर का सबसे बड़ा उदर अंग और सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है? लार्जेस्ट एब्डोमिनल ऑर्गन। एब्डोमिनल का अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। आपका जो पेट का एरिया है उसको एब्डोमिनल बोलते हैं। इसमें आपका स्टमक भी आ गया, लीवर भी आ गया, आंत भी आ गई, ये सारी चीज़ें आ गई। ये जो पूरा एरिया है आपकी चेस्ट और आपका जो पेल्विक एरिया है, इसके बीच का जो पूरा पार्ट होता है, हिस्सा होता है, इसको हम एब्डोमिनल एरिया बोलते हैं। तो यहाँ पर जो एब्डोमिनल हमारा एरिया होता है, उसके अंदर सबसे बड़ा ऑर्गन, सबसे बड़ा अंग क्या है? लीवर ही होता है। लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारी बॉडी की, ये आपसे पूछ सकते हैं। हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्रंथि या फिर लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? तो वो है लीवर। पेप्टिक लोब्यूल होता है, आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। लीवर को चलाने के लिए पेप्टिक लोब्यूल काम में आता है। ये इसकी स्ट्रक्चर और फंक्शनल का काम करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है।
इट हैज़ ए मास ऑफ अबाउट 1.5 kg, 1.5 किलो का होता है लीवर। एंड इट प्रोड्यूस बाइल, क्या होता है ये पित्त लवण से बना हरा पीला वर्णक होता है, क्योंकि यह पुराने आरबीसी को तोड़ता है। क्या करता है ये? येलो एक पिगमेंट होता है, और बाइल जो सोल्ट हैं उससे जो पुरानी आरबीसी हैं उनको तोड़ने का काम करता है। लीवर जो सेल होती है हमारी उनको लोब्यूल्स कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा जो यकृत या फिर लीवर है उसकी सेल्स होती हैं, उनकी कोशिकाएं होती हैं, उनको लोब्यूल बोला जाता है। यकृत की धमनी या फिर हेप्टिक आर्टरी होती है, ये सप्लाईज करती है ऑक्सीजन ब्लड टू लीवर। बहुत सारी आपने आर्टरीज देखी होगी, एक होती है कोरोनरी। तो कोरोनरी आर्टरी क्या करती है? हमारे हार्ट के अंदर क्या करती है? ब्लड पहुंचाने का काम करती है। हमारा हार्ट भी तो किसी ना किसी से ब्लड ले रहा होगा, तो वो होती है कोरोनरी आर्टरी। और हेप्टिक आर्टरी क्या करती है? हेप्टिक का मतलब लीवर से आप समझ सकते हो, यहाँ पे भी हेप्टिक नाम आ रहा है। हेप्टिक वेन क्या करती है? कैरी इम्प्योर ब्लड ऑफ लीवर एंड ड्रेन इनटू इंफीरियर वेना कावा। हमने सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा दोनों देखी थी। हमारा जो बॉडी का हिस्सा है, इससे नीचे वाले हिस्से से जब कोई ब्लड ऊपर लेकर कोई वेन जाती है वो इन्फीरियर होगी। ऊपर वाले हिस्से से जब इम्प्योर ब्लड या फिर अशुद्ध रक्त लेकर कोई वेन आएगी वो सुपीरियर वेना कावा हम उसको बोलते हैं। तो हेप्टिक वेन क्या है? अशुद्ध रक्त हमारे लीवर से लेकर जाती है हार्ट की तरफ। और हेप्टिक आर्टरी है वो क्या करती है? लीवर के अंदर प्योर ब्लड को लेकर आती है। ये हमने इन दोनों को समझना है। बाइल डक्ट क्या होती है? सिक्रेशन ऑफ बाइल इज कैरिड आउट बाय बाइल डक्ट मेड अप ऑफ बाइनरी कैलकुली। ये देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? जो हमारा बाइल है, बाइल मतलब हमने देखा था, ये देखिए पित्त का स्राव, पित्त जहाँ से निकलता है, ये यहाँ पर पित्त है। बाइल जब निकलता है तो किसी ना किसी से बाइल निकलेगा, तो वो डक्ट के अंदर से निकलता है। मैंने आपको बताया भी था, ये अगर एक पाइप है और पाइप के अंदर से बाइल निकल रहा है, तो ये इसकी जो सराउंडिंग है, बाहर का एरिया है, इसको बोलते हैं डक्ट। बाइल इज एन एल्कलाइन फ्लूइड सिक्रेट्स बाय लीवर स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। बाइल स्टोर कहाँ पर होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है, जिसको हम पित्तस से बोलते हैं। अबाउट 500 टू 1000 ml ऑफ बाइल इज सिक्रेटेड बाय लीवर पर डे। एक दिन में 500 से 1000 ml, मतलब आधा लीटर से 1 लीटर तक बाइल है वो प्रोड्यूस कर देता है लीवर एक दिन के अंदर। इट कंटेन्स 86% ऑफ वाटर। 86% तो उसमें पानी होता है। बाइल सॉल्ट होते हैं और बाइल उसमें पिगमेंट पाया जाता है। तो बाइल के अंदर अगर आपको पूछें तो 86% तो उसमें पानी होगा, बाकी उसमें बाइल के लवण होते हैं, बाइल सॉल्ट होते हैं और बाइल पिगमेंट होता है। ये हमने लीवर के बारे में देखा है कि लीवर इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर होता है, कितना उसका वेट होता है। लीवर की सेल्स को क्या बोलते हैं? लीवर में जो प्योर ब्लड लेकर जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? इम्प्योर ब्लड लेकर जाती है उसको क्या बोलते हैं? ये मेन हमें इंपॉर्टेंट जानना है लीवर के बारे में। लीवर के काम क्या होते हैं ये भी हम देख लेते हैं। ग्लाइकोजन का संश्लेषण और भंडारण करने का काम करती है। क्या करती है? सिंथेसिस ऑफ एंड स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन मतलब हमारी जो बॉडी है उसको ताकत के लिए ग्लाइकोजन चाहिए। ग्लूकोज से हमें ताकत मिलती है जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी तो हमने कर ली जब हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद कुछ एक्स्ट्रा भी हमारा लीवर है वो अपने पास रोक कर रख लेता है। क्या रोक के रखता है? ग्लाइकोजन को रोक कर रखता है, ताकि जब रिक्वायरमेंट हो तो हमारी बॉडी को वो दे दे। फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, यूरिया का निर्माण भी लीवर करता है। सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण करता है। और नेचुरल एंटी कोएगुलेंट होता है। क्या होता है ये? करोधी होता है। हिपेरिन क्या है? एक प्रोटीन है। और ये प्रोटीन क्या करता है? हमारा जो ब्लड है ये जम नहीं जाए हमारी वेसल्स के अंदर। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा? हमारी जो रक्त वाहिकाएं हैं उनके अंदर खून जम जाएगा, हमारे हार्ट के अंदर खून जम जाएगा। तो जब इनके अंदर खून जम जाएगा तो हमारी बॉडी काम करना बंद कर देगी और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसलिए नेचुरल एंटीकोएगुलेंट जो है हिपेरिन प्रोटीन है वो हमारा लीवर बनाने का काम करता है। स्टोरेज ऑफ विटामिन ए डी ई के जो विटामिन होते हैं उनकी स्टोरेज भी लीवर के अंदर होती है। दूसरे कौन से बच के? बी और सी। ए डी ई के जो विटामिन है वो किसके अंदर होते हैं? लीवर के अंदर होते हैं। अग्नाशय की बात हम करते हैं जिसको पेनक्रियाज बोलते हैं। द पेनक्रियाज इज ए कंपाउंड इलोंगेटेड ऑर्गन एंड इज द ओनली ड्यूअल ग्लैंड। इसके अंदर दो ग्लैंड होती हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। या फिर इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों टाइप की दोहरी ग्रंथि है। अब इसकी जो बाहर वाली ग्रंथि है ये क्या करती है?
पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करती है। पैनक्रियाटिक जूस को क्या बोलते हैं? अग्नाशय रस को स्रावित करते हैं, जिसके अंदर एंजाइम हमें देखने को मिलते हैं। और अंतःस्रावी जो होती है, अंतःस्रावी मतलब जो एंडोक्राइन है, ये पोर्शन क्या करता है? हॉर्मोन्स को सीक्रेट करने का काम करता है, इंसुलिन को भी, और इसके साथ साथ ग्लूकेजोन को बनाने का काम करता है। देखिए, आपसे पूछ सकते हैं इंसुलिन के बारे में, तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। इंसुलिन कहाँ बनता है? ये बनता है पैनक्रियाज के अंदर। आपके हॉर्मोन सीक्रेट होते हैं, वो कौन से पोर्शन से सीक्रेट होते हैं? पैनक्रियाज के, वो होते हैं एंडोक्राइन पोर्शन से। अब इसमें कुछ एंजाइम्स हमें दे रखे हैं। एक है एमाइलेज। ये क्या करता है? कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज। स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। आपको इसके अंदर नहीं घुसना है, आपको जितना दे रखा है उतना ही आपको याद करना है। लाइपेज जो एंजाइम है वो क्या करता है? फैट को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है। ये हमने पहले भी देख लिया था। ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है? पेप्टोन्स को एमिनो एसिड जोड़ने का काम करता है। और इंसुलिन तो आपको पता ही है, ये बीटा सेल्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, या फिर बीटा सेल्स इसको स्रावित करती हैं। ग्लूकेजोन क्या है? अल्फा सेल्स के द्वारा सीक्रेट होता है। इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है। इंसुलिन जो है वो कहाँ से? पेनक्रियास से निकलता है, लेकिन कौन सी सेल्स या फिर कौन सी कोशिकाएं इसको निकाल सकती हैं या फिर निकालती हैं? वो बेटा सेल्स इसको सीक्रेट या फिर स्रावित करती हैं। अल्फा सेल्स करती हैं ग्लूकेजन को। पाचन तंत्र की हम फिजियोलॉजी देख लेते हैं कि पाचन हम किस तरीके से करते हैं, या फिर हम डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से काम करता है। ये क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर होल फूड एंड टर्निंग देम इनटू एनर्जी। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या काम करता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब किसके लिए जिम्मेदार है? पूरे फूड और फूड को एनर्जी में बदलने के लिए। एंड न्यूट्रिएंट्स टू अलाउ द बॉडी टू फंक्शन, ग्रो एंड रिपेयर इटसेल्फ। ये हमने देख लिया था। 6 प्राइमरी प्रोसेस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड। क्या होता है इसमें? इंजेशन ऑफ फूड होता है, डाइजेशन ऑफ फूड है, इसके बाद में एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन है और एक्सक्रेशन है। इसको अगर हिंदी में बात करें तो क्या होता है? भोजन का अंतर्ग्रहण, हम भोजन अंदर ले लेते हैं। इसके बाद में भोजन को टुकड़ों में टूटने पर इनका पाचन होता है। इसके बाद में भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं, जो भोजन के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको हम अवशोषित कर लेते हैं, हमारी बॉडी उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके बाद में एसिमिलेशन उनका होता है, और फिर कचरे का उत्सर्जन या फिर जो हमारा वेस्ट है वो बाहर निकलता है। ये पूरी प्रोसेस होती है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। देखते हैं इसको। सबसे पहले बात करते हैं इंजेशन। पाचन तंत्र का ये पहला कार्य है, अंतःग्रहण है या फिर भोजन का सेवन करना है। जब भी हम खाना खाएंगे उसके बाद ही ये हमारा पाचन तंत्र है, ये काम करेगा। माउथ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फंक्शन। इसके लिए कौन सा फंक्शन जिम्मेदार है? मुंह जिम्मेदार है, क्योंकि हम खाना मुंह से ही खाते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा ओरिफिस है, इसके अंदर भोजन शरीर के अंदर प्रवेश करता है। ये आपको सभी को पता भी है। भोजन के भंडारण के लिए मुंह और पेट भी जिम्मेदार होते हैं। माउथ और हमारा जो स्टमक है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टोरेज ऑफ फूड के लिए। एंड इट इज़ वेटिंग टू बी डाइजेस्टेड। ये वेट करते हैं कि खाना कब डाइजेस्ट हो। इसका मतलब ये हो गया, आपके मुंह में खाना है और आपके स्टमक में खाना है। ये यहाँ पर मुंह है, ये यहाँ पर आपका स्टमक है। तो इन दोनों के अंदर खाना कब तक रहता है? जब तक कि वो खाना डाइजेस्ट नहीं हो जाए। तो इंजेशन का मतलब है खाने को अंदर लेना। सिंपल सा यही इसका मतलब है। नेक्स्ट है पाचन। मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। पाचन के अंदर हम क्या क्या देखते हैं? जो हमारा फूड है, हमारा खाना बहुत सारे टुकड़ों में टूटता है। तो जब मैकेनिकल या फिर यांत्रिक रूप से उसको तोड़ते हैं अपने दांतों से, यहीं से हमारी पाचन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। हमारी जो लार ग्रंथियां हैं, वो यहाँ पर खाने को तोड़ना शुरू कर देती हैं। लार ग्रंथियां एंजाइम स्रावित करके रासायनिक पाचन में मदद करती हैं। ये हमने देख लिया। इसके बाद में मानव में लार एमाइलेज नामक एक एंजाइम होता है, जो भोजन में मौजूद स्टार्च को पचा देता है। इस प्रकार स्टार्च का पाचन मुंह में ही शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? जो हमारी स्टार्च होती है, उसका जो पाचन है, सलेवरी ग्लैंड्स हमारी होती हैं, वो क्या करती हैं? स्टार्च को डाइजेस्ट कर देती हैं हमारे माउथ के अंदर ही। फिर ग्रास नली भोजन को अमाशय तक पहुंचाती है। क्या करती है? जो ग्रास नली है, ये हमने देखा था, ये हमारा मुंह है और ये है ग्रास नली, और ग्रास नली को स्टमक तक अब पहुंचा दिया गया है। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति को हमने देखा था पेरिस्टालिक गति, या फिर इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेरिस्टालिक मूवमेंट बोलते हैं। कौन से मूवमेंट की बात हो रही है? जब खाना यहाँ से नीचे जा रहा है। अब पेट में 3 ट्यूबुलर ग्रंथियां हैं। अमाशय की दीवारों से HCl, एंजाइम, पेप्सिन और म्यूकस स्रावित होता है।
जब ये खाना यहाँ पर स्टमक में पहुँचता है तो एंजाइम की यहाँ पर बौछार हो जाती है, बहुत सारे एंजाइम्स यहाँ पर अटैक कर देते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है HCl, जो कि जीवाणुओं या फिर कीटाणुओं को मार देता है। जो भी वायरस या फिर गलत चीज़ें हमारे खाने के साथ आ गई उनको वो ख़त्म कर देता है। और एंजाइम इसमें मिलते हैं पेप्सिन और म्यूकस। HCl की उपस्थिति के कारण जठर रस अम्लीय प्रकृति का हो जाता है, एसिडिक उसकी नेचर हो जाती है। अम्लीय माध्यम में पेप्सिन एंजाइम भोजन में मौजूद प्रोटीन का पाचन शुरू कर देता है। पेप्सिन क्या करता है? पी से पेप्सिन और पी से प्रोटीन, ये क्या काम करता है देखिए, ये रहा। पेप्सिन बिगिंस डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट इन फूड। कोई भी जब हम खाना खाते हैं उसके अंदर अगर प्रोटीन प्रेजेंट है, उसको तोड़ने का काम पेप्सिन एंजाइम करता है। प्रोटीन डाइजेशन बिगिंस इन स्टमक, इसका मतलब ये हो गया, जो प्रोटीन का डाइजेशन है या फिर प्रोटीन का पाचन है हमारे स्टमक या फिर हमारे पेट से ही शुरू हो जाता है। एंड अनदर फंक्शन ऑफ HCl इज टू किल बैक्टीरिया, ये हमने देख लिया। जो भी खाने के साथ बैक्टीरियाज आते हैं उनको किल करने का काम HCl का होता है। द म्यूकस, हमने 3 नाम देखे थे। एक तो HCl, इसके बारे में बात कर ली। कहाँ पर गया? ये रहा। HCl की बात कर ली, पेप्सिन की बात कर ली और म्यूकस की बात कर ली। HCl तो कीटाणुओं को मारने का काम करता है, पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है और म्यूकस क्या होता है? प्रोटेक्ट द वॉल फ्रॉम HCl। HCl बहुत ही खतरनाक एसिड होता है, वो क्या कर देगा? हमारे जो स्टमक की दीवारें हैं उसको भी खा जाएगा। तो इनसे बचाने का काम म्यूकस करता है। देखिए दिया हुआ है, भोजन पेट से छोटी आंत में चला जाता है, आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन, मतलब पूरा भोजन यहाँ पर नहीं पचता। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज देन गोज टू फ्रॉम द स्टोमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका है, तो वहाँ पर क्या होता है? द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव द सिक्रेशन फ्रॉम 2 ग्लैंड्स। क्या होता है इसमें? अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती हैं 2 ग्रंथियाँ। पित्त प्रकृति में क्षारीय होता है और इसमें लवण होते हैं, जो मौजूदा वसा को पाइसकार्य तोड़ने में मदद करते हैं। क्या करते हैं ये देखिए, हमारे खाने के अंदर जो फैट प्रेजेंट होते हैं उनको तोड़ने का काम क्या करते हैं? बाइल करते हैं। बाइल हमने देखा था, वो इस काम को, फैट को तोड़ने का काम करते हैं। प्रोटीन टूट गया, फैट टूट गया, खाने के जो कीटाणु हैं वो भी खत्म हो चुके हैं। अब क्या करता है? बाइल परफॉर्म 2 फंक्शंस, वो 2 फंक्शन पे काम करता है। मेक्स द एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक एल्कलाइन सो दैट पेनक्रियाट एंजाइम कैन एक्ट ऑन इट। बाइल का हमने देखा था कि पित्त के 2 काम होते हैं। एक तो जो हमारा स्टमक से खाना आता है वो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, उसको क्षारीय बनाता है। एसिडिक को क्या है? बेस बनाता है, ताकि अग्नाशय के एंजाइम उस कार्य पर काम कर सकें। तो सबसे पहले जब खाना इंटेस्टाइन के अंदर आएगा तो बाइल क्या करता है? उस खाने की प्रकृति चेंज कर देता है, उसकी एसिडिक को बेस में चेंज कर देता है। स्टमक एल्कलाइन सो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स कैन एक्ट ऑन इट। और ये इसलिए करता है क्योंकि पेनक्रियाज से जो एंजाइम निकलते हैं वो उस पर काम कर सकें। पेनक्रियाज सिक्रेट्स पेनक्रियाटिक जूस विच कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या बताया गया है देखिए, अग्नाशय रस का स्त्राव करता है। क्या करता है? पेनक्रियाज अग्नाशय रस का स्त्राव करता है, जिससे क्या होता है? अग्नाशय एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन जैसे पाचक एंजाइम इसके अंदर होते हैं। ये सारे एंजाइम्स कौन सीक्रेट कर रहा है? अग्नाशय। अग्नाशय को हम क्या बोलते हैं? पेनक्रियाज। द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सीक्रेट्स इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टाइन की जो जूस है वो सीक्रेट होता है। कहाँ से होता है? आंतों की दीवारों में जो ग्रंथियां होती हैं वहां से जूस आता रहता है। ये देखिए, ये ऐसे आते हैं, यहाँ से भी एक जूस चलता रहता है, ऐसे निकलता रहता है। आंतों के रस में कई एंजाइम होते हैं जो जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को एमिनो एसिड में और ग्लिसरॉल में पचा देते हैं। ये जूस है, यहाँ पर इनका पाचन चल रहा है। तो ये जो पाचन चल रहा है ये किसकी हेल्प से चल रहा है? हमारी जो यहाँ पर कुछ विली हमने देखा है, सीलियाँ लगी होती हैं, इनसे कुछ ना कुछ निकलता रहता है आंतों के अंदर। क्या निकलता है? बहुत सारे एंजाइम निकलते रहते हैं और वो एंजाइम ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। किसको ब्रेक डाउन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के अंदर, प्रोटीन को एमिनो एसिड्स के अंदर और ग्लिसरॉल के अंदर, इनको तोड़ने का काम करते हैं। इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस चलती है। तो अब हमारा पाचन हो चुका है। हमने माउथ से स्टार्ट किया था और इंटेस्टाइन या फिर आंत तक हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद में भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है, भोजन को अवशोषण हम करते हैं या फिर भोजन को हम निकाल लेते हैं या फिर उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको हम निकालते हैं। पाचन होने के बाद भोजन के अणु इतने छोटे हो जाते हैं कि छोटी आंत की दीवारों से गुजर सकते हैं। छोटी आंत की जो दीवारें हैं वहाँ पर ये निकल सकें, इतने छोटे उनको कर दिया जाता है, जिनमें रक्त कोशिकाएं होती हैं और हमारे रक्त में वो चली जाती हैं। भोजन के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू जाता हुआ और हमारे बॉडी में पूरा पहुंच जाता है और यहाँ से हमें ताकत मिलनी शुरू हो जाती है।
इसी को ही अवशोषण या फिर एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन रीजन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो भी हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल या फिर जिम्मेदार होती है खाने को एब्जॉर्ब करने में या फिर अवशोषित करने के लिए। स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो कैन कंटेन सीलिया, सीलिया होती है इसके अंदर, विच आर फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन ऑन दी वॉल। हम ये देख भी चुके हैं, इसके अंदर ऐसे सीलिया होती है, यही खाने को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। These cilias increases the surface area of in small intestine. Maximum absorption can take place there. सीलिया के अंदर ही सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है खाने का। धीरे धीरे वो खाने से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स वो निकालती रहती हैं। ये ऐसा पूरा खाना चलता रहता है और लास्ट तक लगभग सारा निकाल लेती हैं जो भी हमारे खाने के अंदर इंपॉर्टेंट होता है, और जो बचता है वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसके बाद में एसिमिलेशन है। रक्त पचे हुए और घुले हुए भोजन को शरीर के सभी भागों में ले जाता है, उसको एसिमिलेशन हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब खाना पच जाएगा, पचने के बाद वो ताकत बनने के लिए किस में जाएगा? वो जाएगा ब्लड के अंदर, और ब्लड उसको पूरी बॉडी में पहुंचा देता है। फिर एसिमिलेशन के लिए भोजन का उपयोग कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब ये जो खाना हमारे सभी बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। बॉडी पार्ट्स में अब सेल के अंदर वो खाना जाएगा, और सेल में अब ताकत बनने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। फिर पचा हुआ भोजन जो शरीर द्वारा तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है, वो ग्लाइकोजन नामक कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा हो जाता है। मैंने आपको बताया भी था, कोई भी जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उसके अंदर हमें ताकत कहाँ से मिलती है? वो मिलती है ग्लाइकोजन से, और ग्लाइकोजन हमारे लीवर के अंदर स्टोर होता है। ग्लाइकोजन लीवर के अलावा हमारी जो मसल्स होती हैं, उनके अंदर भी स्टोर होता है, लेकिन इसका बड़ा स्टोरेज है, बड़ा इसका जो गोदाम है, वो लीवर या फिर यकृत को कहा गया है। क्योंकि जब भी हम काम करते हैं, जब भी कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो हमारी बॉडी को तो पता है कि हम कोई काम करने वाले हैं, इसलिए वो अपनी ताकत को स्टोर करके रखती है कि कभी भी ऐसा बहाना हमें देखने को नहीं मिले कि खाना नहीं खाया और मैं काम नहीं कर पाया। तो यकृत या फिर लीवर के अंदर वो जमा होता है हमारा ग्लाइकोजन, वो इमरजेंसी में दे देता है। जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है या फिर इमरजेंसी पड़ती है, लीवर या फिर मसल्स उस ग्लाइकोजन को हमें दे देती हैं, और वापस स्टोर कब करती हैं? जब हम वापस खाना खाएँगे तब उसको वापस अपने पास रख लेती हैं। इसके बाद देखिए, मल त्याग या फिर निकास। जब भी खाना हमारा पच जाता है, तो बिना पचे हुए भोजन को छोटी आंत में अवशोषित नहीं किया जा सकता। जो खाना हम नहीं पचा सकते, उसको एब्ज़ॉर्ब नहीं कर सकते। फिर यह भोजन बड़ी आंत में चला जाता है, और बड़ी आंत की दीवारें उससे अधिकांश पानी को सोख लेती हैं। हमारा जो भोजन जो कि नहीं पचता, उसमें से पानी निकल जाता है। किसमें निकलता है? बड़ी आंत के अंदर निकलता है। इसके कारण बिना अवशोषित भोजन लगभग ठोस हो जाता है। बड़ी आंत के मलाशय का बड़ा हिस्सा इन अनपचे भोजन को कुछ समय के लिए जमा रखता है। उसके बाद में पचे हुए भोजन को गुर्दा मार्ग से हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। यही पूरी प्रोसेस है इजेक्शन या फिर डिफेक्ट या फिर डेफिकेशन की। जो हम वेस्ट मटेरियल है उसको पास करते हैं, ये लास्ट की प्रोसेस होती है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। इसके बाद में पाचन तंत्र पर व्यायाम के प्रभाव कौन-कौन से हैं, ये हम देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है व्यायाम हमारे रक्त परिसंचरण और मांसपेशियों की प्रणाली में सुधार करते हैं। ये हमने देख भी लिया था। एक्सरसाइज क्या इम्प्रूव करती हैं? हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती हैं और मस्कुलर सिस्टम को भी इम्प्रूव करती हैं सेम वे के अंदर। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर पाचन तंत्र को बढ़ाने का काम करती हैं, क्योंकि ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और मस्कुलर सिस्टम पे जब काम बढ़ेगा, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑटोमेटिक ही अच्छे तरीके से काम करेगा। इन दिस वे व्हेन अनदर सिस्टम ऑफ द बॉडी इज इम्प्रूव्ड, देन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑल्सो इम्प्रूव्स। हमारी बॉडी का कोई भी तंत्र अगर इम्प्रूव हो रहा है, उसमें ग्रोथ हो रही है, उसमें अगर कुछ अच्छा ही देखने को मिल रही है, तो हमारा जो पाचन तंत्र या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो ऑटोमेटिक ही इम्प्रूव हो जाएगा। व्यायाम से आंतों के लिए हानिकारक तत्व स्वयं मर जाते हैं और पाचन ठीक हो जाता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, तो जो भी हार्मफुल एलिमेंट्स होते हैं इंटेस्टाइन के लिए या फिर आंतों के लिए, वो ऑटोमेटिक मर जाते हैं। जब पाचन तंत्र बेहतर होगा, तो भूख भी अपने आप बढ़ जाएगी, और भूख बढ़ेगी तो हमें एनर्जी मिलेगी, ताकत हमें मिलेगी। नियमित व्यायाम करने वाले व्यक्ति को कभी भी कब्ज की शिकायत नहीं होती, कॉन्स्टिपेशन उसको देखने को नहीं मिलता। जब भी आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, तो कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है वो आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। द इंटेस्टाइन आर मसाज्ड बाई एक्सरसाइज एंड एक्सक्रिएटरी फंक्शन बिकम नॉर्मल। क्या होता है इससे? व्यायाम से आंतों की मालिश होती है और मल त्याग क्रिया सामान्य हो जाती है। जब भी हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो हमारी आंत है या फिर इंटेस्टाइन जो है, उनकी मालिश की तरह से वो काम होता है।
व्यायाम से लार ग्रंथियों की कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है और लार अपच में मदद करती है। क्या होता है, हमारी जो सलेवरी ग्लैंड्स हैं उनकी वर्क कैपेसिटी भी बढ़ जाती है और जो हमारा खाना पचता नहीं है उसको पचाने में भी वो हेल्प करती हैं। ये एक्सरसाइज का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसके बाद देखिए क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टमक, लीवर, पेनक्रियाज इज इम्प्रूव्ड। हमारा जो स्टमक है, लीवर या फिर यकृत है और पेनक्रियाज है, ये इम्प्रूव हो जाते हैं या फिर इनकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूवमेंट मिलता है, इनकी स्ट्रेंथ या फिर ताकत बढ़ जाती है। दे वर्क मोर एफिशिएंटली एंड कीप बॉडी फ्री फ्रॉम एलिमेंट्स एंड डिसऑर्डर। जो भी हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स आती हैं उनको दूर करने का काम हमारे एक्सरसाइज की हेल्प से होता है। जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड है बिकम मोर एक्टिव बाय एक्सरसाइज, वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। कौन सी, हमारी लार ग्रंथियाँ हैं वो अधिक सक्रिय हो जाती हैं और इससे पाचन आसान और साफ हो जाता है। ये पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हैं और वो कब होते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते जाते हैं। द डाइजेस्टिव इज ईजियर एंड क्लीनर, इससे होता है एक्सरसाइज करने से। ये पूरी डिटेल थी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ये हमारा जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया आप वीडियो को दोबारा देखिए, बहुत ही सिंपल सा है, इसमें कुछ रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। इसके साथ साथ आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन भी शेयर करनी है। अगर आपने अभी तक स्पोर्ट्स इंजीनियर ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा या फिर प्ले स्टोर पर भी आप सर्च करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। स्पोर्ट्स इंजीनियर ऐप पर आपको क्या मिलेगा, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। उसमें आपके टॉपिक वाइज MCQ टेस्ट भी हैं और इसके साथ साथ डिटेल में आपको कोर्स मिलने वाला है जिसमें कि आपके लिए वीडियोज़ होंगी जो कि फिजिकल एजुकेशन में जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनमें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। और बाकी चैनल के नई अपडेट से जुड़ने के लिए आप स्पोर्ट्स इंजीनियर टाइप कीजिए टेलीग्राम ऐप के ऊपर।